हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 का परिचय देखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं तथा बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। इसके अलावा हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि चर क्या होता है। कोई समीकरण जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये एक समीकरण है जहाँ पर हमको x और y जो दो दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? चर। जिनकी वैल्यू पता नहीं होती है समीकरण के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? चर। उनको हमेशा क्या बोलते हैं? चर। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 10, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर चर कितने हैं? यहाँ पर 3 चर है, x, y और z। चर हमेशा हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर या तो x, y, z आते हैं या फिर a, b, c। आपको केवल इस प्रकार से ध्यान रखना है, किसी समीकरण में जिस चीज़ की हमको वैल्यू पता नहीं है अभी, उसको क्या बोलेंगे? हम चर बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले, इस प्रश्नावली का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही नाम है इस प्रश्नावली का। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दो चर वाले, मतलब एक समीकरण में इस प्रकार से भी लिख सकता था, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर क्या दिख रहा है? x। इस पूरी समीकरण में एक ही चर है, वो क्या है? x। लेकिन हमको यहाँ पर कितने चर चाहिए? दो चर, जिस प्रकार से इस समीकरण में दिया हुआ है। इस समीकरण में एक चर है x और दूसरा चर है y, दो चर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों की बात करने वाले हैं इस प्रश्नावली में, दो चरों वाले समीकरणों की बात करने वाले। अब आगे लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। x यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो ये इस समीकरण को क्या बोलते हैं? हम द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम? द्विघात समीकरण। किसी भी चर पर सबसे अधिक जो घात होती है वो समीकरण, जैसे यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता, जैसे x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? हम त्रिघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम? त्रिघात समीकरण। समझ गए आप लोग? अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात एक ही होती है। जैसे यहाँ पर x की घात कितनी है? 1, और y की घात भी कितनी है? 1। जब चरों की घात एक से ज़्यादा नहीं होती है, मतलब एक अधिकतम घात कितनी होती है? एक ही होती है, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। y पर भी कितनी घात है? 1। तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है। युग्म का मतलब है यहाँ पर हमको हर क्वेश्चन में दो दो समीकरण देखने को मिलेगी। युग्म का मतलब यहाँ पर ये एक समीकरण है, दूसरी एक समीकरण इस प्रकार से और देखने को मिलेगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर समीकरण 2 आ गई, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण है, यहाँ पर x और y की अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी x और y की अधिकतम घात 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। एक
शब्द होता है बहुपद और एक शब्द होता है समीकरण। इनमें अंतर क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। अब एक समीकरण लिखते हैं, जैसे यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर देखो क्या शब्द आ रहा है? सम, मतलब समानता की बात हो रही है, मतलब बराबर। बराबर का अगर चिन्ह आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? समीकरण। और जिसमें केवल इस प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, समीकरण को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। देखो इंग्लिश वर्ड में भी देखो ई क्यू, इसका मतलब ये इक्वल के जैसा लग रहा है ना, इक्वल यानी बराबर होता है। समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होगा बहुपद में, उसको क्या बोलेंगे हम? समीकरण। ठीक है, तो ये लोग आप लोग समझ गए होंगे बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। अब हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। इस प्रकार के हमको क्वेश्चन में दिए हुए आएंगे, लेकिन उनको हल किस प्रकार से कर सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो विधियां काम में लिख ली जाती है। एक तो होती है ग्राफीय विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में हम लोग ग्राफ बनाकर इसका हल निकालते हैं, और बीजगणितीय विधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। हमारे सिलेबस में अभी वज्र गुणन विधि को हटा दिया है, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारे 3.1 में केवल ग्राफीय विधि के बारे में बात होगी, इसलिए यहाँ पर हम केवल ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। 3.2 का परिचय देखने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को भी सीख लेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे आपको बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर रैखिक समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। आप खुद को बताना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। जैसे 2x प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5। अब आपको बताना है कि इसमें चर कितने हैं। चर यहाँ पर देखो, एक तो x है और एक y है। कितने चर है? दो चर है। और ये किस प्रकार का समीकरण है? यहाँ पर चर पर अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, दो चरों वाला द्विघात समीकरण है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 9x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कितने चर है? x, y और z। कितने चर हो गए? 3 चर। और चर पर अधिकतम घात, तीनों पर एक एक घात है, तो 3 चरों वाला रैखिक समीकरण है। 3 चर वाला रैखिक समीकरण। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर चर कितना है? x और y, और इस पर अधिकतम घात कितनी है? एक एक है, तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। दो चर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी प्रकार के समीकरणों की हम इस प्रश्नावली में बात करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x³ प्लस 9 इक्वल टू 0। ये किस प्रकार का समीकरण है? एक चर है, इसमें केवल x ही है। एक चर वाला, चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण। एक चर वाला त्रिघात समीकरण। समझ गए होंगे आप लोग कि चर क्या होते हैं और उसको द्विघात, त्रिघात या फिर रैखिक समीकरण किस आधार पर बोलते हैं। हम यहाँ रैखिक की बात करेंगे, इसका मतलब चर पर अधिकतम घात कितनी होगी? 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ग्राफीय विधि देखने वाले हैं, किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा किसी रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है।
यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 भी हो जाएगा और आपको ग्राफ किस प्रकार से बनाना है वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब हमको जांच करके बताना है कि ये क्या है, संगत। अब संगत क्या होता है, मतलब अभी हम ग्राफ बनाएंगे उसमें बताऊंगा मैं कि ये संगत क्या होता है। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार से एक सारणी बनानी है हमको, जहाँ पर ऊपर लिखना है x और नीचे y। इसके कितने मान निकालने हैं, 2 मान। यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान कितना रख दिया, 0, तो इस समीकरण में देखो y का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये मान तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3y = 6 और 3 यहाँ डिवाइड में जाएगा। 6 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब y का मान 0 रखकर देख लो, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0। यहाँ 3 अगर 0 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना बचेगा, 6। तो ये एक सारणी बन गई। इसी प्रकार ये जो दूसरी समीकरण दी हुई है इसकी भी आप एक सारणी बनाओ, देखिए इस प्रकार से 2 पॉइंटों की, 2x - 3y = 12। तो इस प्रकार सारणी बनानी है, ऊपर x आ जाएगा और नीचे y। अगर यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, देखो देखे 2 × 0, तो ये तो हो जाएगा 0। -3y = 12, माइनस चिन्ह इस तरफ भेज देंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -12। और -12 में अगर 3 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। अब हम y की जगह 0 रखेंगे, y के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, 2x = 12 बचेगा। और 12 में अगर 2 का मान भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, एक तो 0,2 और दूसरा 6,0। और यहाँ भी 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, 0,-4 और दूसरा बिंदु है 6,0। क्या है, 6,0। तो हमको 2 ही बिंदु चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आने जरूरी है। जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हमको x और y के 2 मान निकालने हैं, मतलब 2 बिंदु निकालना हमको। मैंने यहाँ पर 0 इसलिए रखा ताकि ये हमको मान आसानी से आ जाए। आप चाहो तो यहाँ x की जगह 1 भी रख सकते हो, जिससे y का मान कितना आ जाएगा, 5/3, जो थोड़ा मुश्किल लगता है इसलिए हमने 0 रखकर इसका मान निकाला, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 90 डिग्री के कोण पर 2 लाइनें खींचनी है, इस प्रकार से। इन लाइनों को बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष। जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये एक्स, ये एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो लाइन होती है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश, इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को हमेशा ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु है इस तरफ x के प्लस वाले मान आएंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है। ये जो अंतराल है ये बराबर रखना है, जैसे 0 से 1 तक जितना अंतराल है उतना ही 1 से 2 तक रखना है, उतना ही 2 से 3 तक रखना है। ये अंतराल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं x का अधिकतम मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना।
एक्स का मान आपको 6 तक लिखना है, 3, 4, 5 और ये पॉइंट क्या आ गया 6। इसी प्रकार मूल बिंदु से इस तरफ एक्स के मान किस में आ जाएंगे, माइनस में। एक्स का मान माइनस में था ही नहीं ना, तो आप थोड़ी दूरी लिख लो केवल, -1, -2, -3। अंतराल सेम रहना चाहिए, प्लस की तरफ जितना अंतराल है उतना ही माइनस की तरफ रहना चाहिए, ठीक है ना। जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो आपसे सही बनने वाला है, यहाँ पर रफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार वाई एक्स पर ऊपर की तरफ प्लस में मान रहते हैं, जिससे ये हो गया 1, 2, वाई का अधिकतम मान कितना है 2 ही है प्लस में, तो यहाँ पर हम 3 तक ले लेंगे। इसी प्रकार वाई का माइनस में अधिकतम मान -4 तक है, नीचे की तरफ माइनस में रहता है, ये -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से आपको 2 अक्ष बनाकर उस पर इस प्रकार से उसके बिंदु लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ माइनस में, वाई एक्स पर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। इतना काम अगर आपने कर लिया तो समझ लेना आपने 75% काम कर लिया है। अब केवल 25% काम करना बाकी बचा है। तो इसके 2 बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं, एक तो 0,2। तो अब आपको देखना है ये 0,2 बिंदु कहाँ पर है। मतलब x का मान तो होना चाहिए 0 और y का मान कितना होना चाहिए 2। तो ये जो वाई एक्स होती है, इस पूरी वाई एक्स के ऊपर x का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर कितना है x का मान 0, यहाँ भी x का मान कितना है 0, यहाँ भी x का मान कितना है 0। मतलब पूरी वाई एक्स पर x का मान कितना होता है 0। इसी प्रकार पूरी x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। तो अभी हमको x का मान 0 चाहिए। तो ये बिंदु हमको पता है कि वाई एक्स पर कहीं पर भी है, लेकिन कहाँ पर है 2 पर, 0,2। मतलब ये बिंदु ये इस प्रकार से आपको एक गोला बना लेना है और इसके निर्देशांक लिख लेना है 0,2। दूसरा बिंदु क्या लिखा हुआ है 6,0। x का मान 6 और y का मान 0 है। y 0 है तो मतलब ये बिंदु x अक्ष पर है, लेकिन कहाँ पर है +6 पर। कहाँ पर है +6 पर। ये बिंदु हो गया, इस बिंदु का क्या नाम हो गया 6,0। एक चीज ध्यान में रखनी है, जो निर्देशांक लिखते हैं पहला बिंदु हमेशा x का लिखना है, दूसरा बिंदु y का लिखना है, ठीक है ना। अब हमने इस समीकरण के दोनों बिंदुओं को प्रदर्शित कर दिया, इन दोनों बिंदुओं को हमको मिला लेना है। आपके पास स्केल है तो स्केल से मिला लेना, मैं यहाँ पर रफली मिला रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये किस समीकरण की ग्राफ बन गया, ये बन गया x + 3y = 6 का। किसका बन गया x + 3y = 6। अब ये बिंदु, इन बिंदुओं को देखे यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान -4 है। x का मान 0 है, इसका मतलब y एक्स पर है, लेकिन कहाँ पर है -4 पर। मतलब ये बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर x का मान आ गया 0 और y का मान -4। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है 6,0। तो ये बिंदु तो यही है 6,0। इस बिंदु और इस बिंदु को वापस से मिलाना हमको, ये मिला दिया। और ये ग्राफ किस समीकरण का है 2x - 3y = 12। इसका ये। तो अब हमको क्या बोला इसने, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। मतलब हमने 2 ग्राफ बनाए, ये अगर किसी बिंदु पर आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है संगत। अगर क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब क्या होते असंगत। इतनी सी बात है संगत और असंगत में। यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हल कीजिए इस शब्द का मतलब है हमको x और y का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस बिंदु पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं 6,0 पर। किस बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं 6,0 पर। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 6,0 पर दोनों ग्राफ
दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः x का मान तो आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा 0। यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। x का मान 6 और y का मान 0। इस प्रकार से आपको किसी समीकरण की सारणी बनानी है, फिर जो 2 पॉइंट प्राप्त हो उनसे हमको इस तरह से ग्राफ खींचना है। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद हो रही है, अगर प्रतिच्छेद हो रही है तो ये दोनों समीकरण क्या हो गए, संगत। और जहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है वहाँ का पहला बिंदु हो जाएगा x का मान और दूसरा बिंदु हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा हुआ है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब हमको ग्राफ द्वारा चेक करके बताना है कि इसके किस प्रकार से हल है। ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका या तो हल नहीं है, मतलब ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, या अद्वितीय हल है, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब एक दूसरे पर संपाती है, मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो चलिए किस प्रकार से हमको ग्राफ बनाना है वो देखते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 5x - 8y + 1 = 0। तो वापिस से आपको उसी प्रकार से सारणी बनानी है x और y में। ऊपर x और नीचे y। अब हम यहाँ पर अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 रखते हैं ये पद तो 0 हो जाएगा, -8y + 1 = 0। तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 1/8। इस प्रकार का मान तो 1/8 मान रखना थोड़ा हार्ड हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर हम x का मान 0 नहीं रखते हैं। दूसरा मान ट्राई करते हैं, देखिए क्या रख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं, x की जगह हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 5 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये हो गया 15 और +1 कितना हो जाएगा, 16। -8y इस तरफ जाएगा तो 8y बराबर आ जाएगा 16। तो 16 में अगर 8 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 2। आप ये काम रफ में करके भी देख सकते हो। यहाँ पर y का मान कितना आएगा, 2। x का मान 3 रखोगे अगर इस समीकरण में। तो अब हमको x का मान 1 और रखना है, या फिर चाहो तो आप y का मान रख कर देख लो। चाहे y का अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो वापस से वही काम हो जाएगा। y का मान 0 रखते ही x का मान -1/5 हो जाएगा। बट्टे में हमको जहाँ तक हो सके नहीं लेना है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि किसी दूसरे मान से y का मान क्या रखेंगे जिससे x का मान एक पूर्णांक आ जाए। देखते हैं क्या होता है। y का मान हम यहाँ पर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो 2 रखने पर -16 हो जाएगा। यहाँ पर -16 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -15। और -15 अगर इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +15। और 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 2 रखने पर, तो ये तो सेम ही पॉइंट आ रहा है, हमको अलग अलग पॉइंट लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए हम y का मान यहाँ पर देखो 2 रखा हुआ था, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। हमको y का मान यहाँ पर दूसरा देखना पड़ेगा। 3 रखने पर क्या होता है, -24। 4 रखने पर क्या होता है, -32। 5 रखने पर क्या होता है, -40। 6 रखने पर क्या होता है, -48। अब माइनस में रखकर देखो, देखें y का मान अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 +8 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो +16। और -3 रखते हैं तब सही आएगा। अगर y की जगह हम -3 रखते हैं तो -8 और -3 गुणा होकर कितना बन जाएगा, +24।
और एक प्लस का 25। इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 25, और माइनस 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु आ चुके हैं, एक तो 3,2, एक बिंदु क्या आ चुका है 3,2, एक -5, माइनस का 3, -5, -3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखते हैं क्या लिखी हुई है, 3x -24/5y + 3/5 बराबर 0, यही दी हुई है। अब यहाँ पर हर में जो संख्याएं दी हुई है इनको हमको हटा लेना है। किस प्रकार से हटेगी, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर लीजिए। जब 5 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 15x, माइनस इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 24y। अगर इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी ये 5 भी कट जाएगा, क्या बचेगा +3 बराबर 0। अब देख लो अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लीजिए। इस देखो 15 में इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे दो पूरे समीकरण में। 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में अगर 3 का भाग देंगे तो 5x, 24 में अगर 3 का भाग देंगे तो 8y, और 3 में अगर 3 का भाग देंगे तो 1, और 0 में अगर 3 का भाग देंगे तो 0। मतलब पूरी समीकरण में ही देना है, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर 0 को 5 को अगर हमने यहाँ पर गुणा किया है तो 0 को भी किया है, लेकिन 0 को 5 से गुणा करने पर 0 ही आ गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 1 होता तो हमको यहाँ पर कितना लिखना पड़ता, 5 लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास समीकरण क्या आ चुकी है, 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो इसको समीकरण इसकी सारणी बनाओ, देखे 1x और दूसरा y, दो बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर हम x का मान, ये समीकरण सेम ही आ चुके हैं, देखो 5x - 8y + 1 बराबर 0, 5x - 8y + 1 बराबर 0, सेम ही आ चुके हैं ना। मतलब इस समीकरण को जब हमने थोड़ा बहुत सोल्व किया तो ये समीकरण इसी रूप की बन चुकी है। तो ये पॉइंट भी सेम ही आएंगे, मतलब पॉइंट भी सेम ही आने वाले हैं। अलग भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे तो। एक मतलब यहाँ पर x का मान अलग रखो, y का मान अलग आता जाएगा, कितने ही पॉइंट निकाल सकते हो आप, लेकिन हमको यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट चाहिए थे, वो पॉइंट तो हमने यहाँ पर निकाल लिए इस प्रकार के समीकरण के। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो दोनों जो समीकरण दिए दोनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही बनने वाले हैं, क्योंकि ग्राफ क्या बनेंगे, सेम ही बनेंगे। इस प्रकार से 90 डिग्री कोण पर दो अक्ष खींच लीजिए, एक हो जाएगी x अक्ष और एक हो जाएगी y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर पहला बिंदु क्या दिया हुआ है 3,2, ये हो जाएगा मूल बिंदु, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ भी ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे माइनस में हो जाएगी x अक्ष पर -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,2, x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इस प्रकार से मिलते हैं वो पॉइंट हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 2, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है -5, -3, मतलब x का मान -5 है, y का मान -3, x का मान -5 यहाँ है और y का मान -3 यहाँ है। यहाँ से नीचे की तरफ चलना है, कहाँ तक चलना है -3 तक चलना है, ठीक है ना। ये बिंदु हो जाएगा -5, -3। अब हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को मिला दीजिए।
मूल बिंदु से होकर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर देखो x का मान 0 रखने पर y का मान 0 थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा ना। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 1/8। मतलब y प्लस की तरफ आ रहा है ना, तो यहां से होकर गुजरेगा। ये जो लाइन है ना, यहां से होकर गुजरेगी इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बन चुका है, ये दोनों का सेम ही बन रहा है ग्राफ। इसका मतलब इसके ऊपर ये दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही है। इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। पूछा है ना, समीकरण युग्म का हल नहीं है अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, हमको ग्राफ के द्वारा ज्ञात करके बताइए। तो हमने ग्राफ खींचे तो दोनों के ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आ गई दूसरी लाइन। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। मतलब ये बिंदु भी दोनों लाइनों पर है, ये बिंदु भी दोनों पर है, ये भी दोनों पर है, ये भी दोनों पर है। तो यहाँ x और y के अनंत मान आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ में आ गया ना। अब हम लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितनी पेंट खरीदी और कितने स्कर्ट खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। मतलब स्कर्ट की जो संख्या है पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। मतलब पेंटें ज्यादा खरीदी है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। दो कंडीशन हमको देगी, एक तो 2 गुने से 2 कम है और एक 4 गुने से 4 कम है। सहेलियों को ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको 2 कंडीशन दे दी ना, यहाँ पर 2 गुने से 2 कम है और 4 गुने से 4 कम है। तो यहाँ पर 2 समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना पेंटों की संख्या है या पेंटें कितनी खरीदी वो मान लेंगे हम x, और स्कर्ट की संख्या मान लेंगे y। स्कर्ट की संख्या कितनी मान लेंगे y। पेंटों की संख्या x और स्कर्ट की संख्या हमने कितनी मान ली y। अब ये जो 2 कथन दिए उनको ध्यान से सुनो। उसने क्या बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से। स्कर्ट की संख्या y कितनी है, पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। पेंटों की संख्या x है, उसकी 2 गुने से 2 कम है। तो 2 गुने करने के लिए 2 से गुणा कर दिया, उससे 2 कम है। ये किसकी संख्या आ गई, स्कर्ट की संख्या। ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। आगे क्या बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है y, जो पेंटों की संख्या के 4 गुनी, 4 से गुणा कर लो, उससे भी कितनी कम है, 4 कम है। तो y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4। 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अब सबसे पहले तो इनका वापस उसी प्रकार से सारणी बनानी है x और y के मान में। किस प्रकार से बनाएंगे, x y। x का मान अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, -2। और y का मान यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। इस तरफ आ जाएगा +2। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर y बराबर 4x माइनस 4। इसकी भी सारणी बनाकर देखते हैं क्या आती है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। क्योंकि ये पर तो 0 हो जाएगा, ये -4 ही बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4। और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। y का मान 0 रखते ही x का मान, क्योंकि -4 इस तरफ आएगा तो +4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा,
1। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाकर देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से दो अक्ष खींच लेनी है आपको एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर। एक हो जाएगी एक्स अक्ष और दूसरी हो जाएगी वाई अक्ष। ठीक है ना। यहाँ पर एक्स के बिंदु, यहाँ पर ये तो हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो गया 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3। और y का अधिकतम बिंदु कितना है, प्लस की तरफ तो है ही नहीं, माइनस की तरफ माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 4 है, तो -4 तक है। तो -1 -2 -3 और -4 तक ले लेना। प्लस की तरफ है ही नहीं तो हम 3 तक ले लेंगे, 1 2 और 3। ये जो जब आप पॉइंट बना रहे हो तो आप इस सारणी का ध्यान रखना। ठीक है ना। एक बिंदु है 0, -2, एक है 1, 0। यहाँ पर 0, -4। आप 0, 1 मत लिख लेना, ये दोनों x के मान है। 0, -4 है और 1, 0 है। ठीक है ना। यहाँ पर इस समीकरण का हम ग्राफ खींचते हैं तो पहला पॉइंट क्या है, 0, -2। मैंने बताया 0 वाई एक्स पर x का मान हमेशा 0 होता है, लेकिन कहाँ पर है, -2 पर। तो पहला बिंदु हमको प्राप्त हो गया ये 0, -2। दूसरा बिंदु क्या लिखा हुआ है, 1, 0, मतलब y का मान 0 है, x अक्ष पर होगा। किस बिंदु पर, 1 पर। तो दूसरा बिंदु ये प्राप्त हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए आप, ये मिला दिए तो ये किसका समीकरण आ गया, y बराबर 2x - 2 का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 0, -4, तो x का 0 और y का -4, ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु दिया हुआ 1, 0, x का मान 1 और y का मान 0, यही बिंदु है, इसको मिला दीजिए। इस स्केल से मिलाओगे तो अच्छे से मिलेगा। ठीक है ना। अभी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई है। इस बिंदु, ये बिंदु क्या है, 0, -4, ये बिंदु क्या है, 0, -2 और ये बिंदु क्या है, 1, 0। तो हमने इसका जो दो समीकरण बने थे उन दोनों के हमने ग्राफ बना लिए। ये ग्राफ किसका है, y बराबर 4x - 4 का ग्राफ है। आपको इस प्रकार लिख लेना ताकि पता रहे कि ये ग्राफ किस समीकरण का है। ठीक है ना। आगे समीकरण लिख लेनी है उस ग्राफ के आगे। क्या बोला है, सहेलियों को ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो मतलब ये जो दो ग्राफ बनाए हमने, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 1, 0 पर। इस बिंदु पर ही कर रहे हैं प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 1 और y का मान कितना आ जाएगा, 0। इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 0। तो x क्या है, पेंटों की संख्या x। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, अतः है पेंटें कितनी है, 1 और स्कर्ट कितना है, स्कर्ट 1 भी नहीं खरीदा, स्कर्ट कितने खरीदे उसने, 0। समझ में आ गई बात। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, वो भी मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक